नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन अपना चल रहा है पवन, तूफान और चक्रवात। इसके अपने 2-3 पार्ट पहले कर चुके हैं और उसके आगे का जो भाग है वो अपने इस वीडियो में देखेंगे। अपने शुरू करना है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है या नहीं, इसके बारे में अपने क्रियाकलाप के द्वारा समझ रहे हैं। क्या है क्रियाकलाप कि आप कोई भी नली ले लो और नली के मुख पर आप क्या करो, एक गुब्बारा कसकर लगा दो। इस प्रकार आप एक नली ले लो, उसके मुख पर क्या करो, गुब्बारा कसकर लगा दो। और जो पानी है इसमें क्या है, पानी एक बार ये कह रहा है कि ठंडा पानी रख दो। ठंडे पानी में रखोगे तो कुछ नहीं, उसके बाद क्या करो, इसी नली को, इसी गुब्बारे को जो इसके ऊपर बांधा हुआ है, इसे गर्म पानी में रख दो। फुल उबलते हुए पानी में रखो तो आप क्या देखते हो कि ये जो नली है ये थोड़ी सी ऐसे ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाती है। और ये ऊपर की ओर किसके माध्यम से उठती है, यह ऊपर की ओर उस वाष्प के माध्यम से उठती है। जो वाष्प है गर्म जल की, वो इसके अंदर प्रवेश करती है और ये उठती है। अब इसी को आप क्या करो, बिल्कुल बर्फ़ वाले पानी के अंदर डुबो दो। तो अब क्या देखते हो कि जो नली बाहर की तरफ निकली थी वो अंदर की तरफ प्रवेश कर लेती है, पुनः वो अंदर की तरफ हो जाती है। तो आपने इन सभी को देखकर क्या निष्कर्ष निकाला कि क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है और ठंडे जल में रखने पर वो क्यों पिचक जाता है। तो इसमें क्या अर्थ हुआ कि उसको अपने गर्म जल में रखते हैं तो जो वायु है उसका प्रसार होता है, वो बढ़ती है, और ठंडे जल में रखते हैं तो वो वापस पुनः उसी स्थिति में आ जाती है। ये इसी कारण गर्म जो वायु है उसको गर्म करने पर उसका क्या होता है, प्रसार होता है, और ठंडा करने पर वो वापस चिपक जाती है। इसके बाद क्रियाकलाप है 8.6 कि समान माप की कागज़ की आप 2 खाली थैलियाँ ले लो और या फिर कागज़ के कोई भी 2 खाली कप ले लो। दोनों थैलों को धातु या लकड़ी की किसी छड़ के 2 किनारों से आप लटका दो। ध्यान रखना है कि कागज़ की थैलियाँ या कपों के जो मुख है वो नीचे की ओर ही रहें। आपने कागज़ की 2 थैलियाँ लेनी है और जहाँ 2 कप लेने हैं और उनको नीचे की ओर लटकाना है, और ध्यान रखना है कि जो उसके मुंह है वो क्या रहे, नीचे की ओर ही रहें। अब क्या करो कि छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़ें जैसा कि किसी तराजू में करते हैं। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखें तो देखते हैं क्या होता है कि थैलियों का संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है, क्योंकि यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। तो एक भाग ऊपर उठेगा तो फिर दूसरा भाग क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आएगा। तो गर्म होने पर वायु ऊपर क्यों उठती है, क्योंकि वो वायु कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है, और वह ऊपर की ओर जाती है। फिर ऊपर की जो ठंडी वायु है वो नीचे की ओर आती है। इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि जो गर्म किए जाने पर वायु प्रसार हो जाता है और वह अधिक स्थान घेरती है। पहले जितना स्थान घेरा था, गर्म होने के बाद वो क्या होगी, उससे ज़्यादा स्थान घेरेगी। जब कोई दी गई वस्तु पहले से ही अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसीलिए जो गर्म वायु है वो ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। जो गर्म वायु है वो ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, और यही कारण है कि जो धुआं है वो ऊपर उठता है। धुआं क्या होता है, गर्म होता है और वह हल्का होता है, और वह क्या होता है, हल्की जो चीज़ होती है फिर वो ऊपर उठती है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती है जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी बहुत सी स्थितियां होती है किसी स्थान या क्षेत्र में कि वायु गर्म होती है और होने के कारण वो ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का जो वायुदाब है फिर वो कम हो जाता है, उस स्थान का वायुदाब कम होता है, और फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र में फिर ठंडी वायु प्रवाहित हो जाती है और उस स्थान को घेर लेती है। गर्म वायु ऊपर जाएगी, ऊपर की जो वायु है फिर वो ठंडी वो उस जगह पर आ जाएगी जो जगह उसने छोड़ी थी। इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है और इसी से वायु में फिर संवहन धाराएं स्थापित हो जाती है।
कि ये गर्म वायु हुई ऊपर चलेगी, ऊपर की फिर ठंडी वायु उसके स्थान पर आ जाएगी, फिर गर्म हुई ऊपर चलेगी, ऊपर की फिर उस स्थान पर आ जाएगी। इस प्रकार ये संवहन धाराएं हैं वो चलती रहती है। तो इसके बाद देखो अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि जो पवन धाराएं हैं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे अपने, अभी जो पढ़ रहा है उसी से संबंधित है, ये भी उसी से संबंधित है। कैसे अपने तक अपने क्या पढ़ा कि ठंडी वायु है गर्म होने पर हल्की होती है और हल्की होकर वो ऊपर उठ जाती है और ऊपर की जो ठंडी वायु है वो उसके स्थान पर आ जाती है। तो ये क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार ही संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। तो ये कह रहा है कि जो पवन धाराएं हैं वो पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है, कि यहाँ पृथ्वी गर्म होती है, वहाँ की जो हवा है वायु है वो ऊपर चलती है और ऊपर की ठंडी वायु उस ओर बहती है। इसी प्रकार जो पवन धाराएं चलती है, इसके बारे में ही अपने इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पॉइंट है कि भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, कि सबसे अधिक जो गर्म क्षेत्र है वो कौन सा होता है, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है वो सबसे अधिक गर्म होता है, कि भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक गर्म होता है। सूर्य की जो अधिकतम ऊष्मा है उसी क्षेत्र में मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की जो वायु है वो गर्म हो जाती है, कि जब सबसे अधिक ऊष्मा ही भूमध्य रेखा के निकट की सतह पर मिलती है तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी, तो उस जगह की वायु भी फिर क्या होगी, सबसे ज़्यादा गर्म होगी। और फिर अब तक अपने क्या पढ़ा है कि जो गर्म होती है वायु वो हल्की होती है, हल्की होने पर फिर वो ऊपर की ओर जाएगी, कि गर्म वायु फिर कहाँ जाएगी, ऊपर उठती है। और जो फिर ठंडी वायु है फिर वो ऊपर से नीचे की ओर बहेगी। वो ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। आपको याद क्या रखना है, 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की पट्टी तक वह ठंडी वायु ऊपर से नीचे की ओर गतिशील हो जाएगी। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है और ध्रुवों पर जो वायु है वो पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। अब तक अपने क्या भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी के जो आसपास क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और गर्म होने पर वहाँ की वायु फिर हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, और वह वायु ऊपर उठेगी तो उसके स्थान लेने ऊपर से जो दूसरी ठंडी वायु है वो नीचे की ओर भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील होगी, और कितने डिग्री, 0 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के अक्षांश के क्षेत्रों में असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का जो प्रवाह है वो 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। दोनों असमान रूप से गर्म होंगे तो पवन किस दिशा में बहेगी, 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर प्रवाह करेगी, 60 डिग्री अक्षांश की ओर गति करेगी। ये था भूमध्य रेखा का कि पवन की जो प्रवाह की दिशा है वो उत्तर दक्षिण दिशा से में उत्तर से दक्षिण की ओर और यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, और दिशा में यह जो परिवर्तन है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण। 0 से 30 डिग्री, 30 से 60 और फिर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर जो दिशा में परिवर्तन है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। भूमध्य रेखा में आपको इतनी बातें याद रखनी है कि पृथ्वी के आसपास का क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है। 2 अक्षांश याद रखने हैं, 0 से 30 और 30 से 60। तो अगले का जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।